हरे कृष्णा। सो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा क्वेश्चंस जहाँ पे टॉर्क को बैलेंस कराते थे। इक्विलिब्रियम का बात किए थे हम लोग, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बात किए थे। एंड वी बाहर में अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो आप लोग टेंशन मत लेना। इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों होता था, ठीक है। तो आज के ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जहां पे बॉडीज रोटेट कर रहे हैं, और अगर बॉडीज रोटेट करेगा तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखेंगे। देखो, जब ट्रांसलेशनली हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते थे, मान लो ऐसा करके यहाँ बॉडी रखा हुआ है 5 किलो और इसे फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन, तो क्या लिखते थे कि एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे, राइट। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ऐसा करके लिखते थे। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क लग रहा है तो इसका फोर्स के करेस्पॉन्डिंग क्या होता है, टॉर्क। नेट टॉर्क इक्वल्स टू मास के करेस्पॉन्डिंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अल्फा। अब ये किसके अबाउट है, क्योंकि टॉर्क तो किसी चीज के अबाउट होता है। दिस कैन बी अबाउट एनी पॉइंट एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन। बस ध्यान क्या रखना रहता है, ध्यान इस बात का रहना, आपको रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लोगे, ध्यान से सुन लो प्लीज, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे उसी पॉइंट के अबाउट आई लेंगे। ये दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे उसी पॉइंट के अबाउट आपको आई लिखने का है। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। बहुत आसान है। कोई बॉडी दिया रहेगा, नेट टॉर्क लिख सकते हैं आप। लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस किए थे नेट टॉर्क लिखने का बॉडी। और अगर वो रोटेट कर रहा है, अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क नेट बैलेंस कर सकते हैं, मतलब टॉर्क नेट इक्वल्स टू 0। जितना भी टॉर्क लग रहा है दैट सम शुड बी इक्वल टू 0, जैसा लास्ट वीडियो में किए थे। अगर वो 0 नहीं है, बॉडी रोटेट कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, नेट टॉर्क लिखना हमको आता है, सारा टॉर्क लिख लेंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई ऑफ दैट बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं हम लोग, हर तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम लोग सीखे हैं। स्टैंडर्ड बॉडीज का अराउंड स्टैंडर्ड एक्सिस सीखे हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अगर एक्सिस शिफ्ट भी कर दे तो भी निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो उस तीनों जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उसके मदद से हमको क्या करना है, आई का वैल्यू निकालना है अबाउट दैट एक्सिस अबाउट विच टॉर्क हैज बीन कैलकुलेटेड, और फिर इनटू अल्फा ऑफ द बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल जैसे एफ इक्वल्स टू एम ए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, देख बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और कैसे करके, मैं क्वेश्चन से पहला 2-3 क्वेश्चन तो मैं ही आपको सिखाऊंगा ढंग से, इसलिए पहला 2-3 क्वेश्चन आप लोग ढंग से देखो, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको खूब सारा क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपना हाथ सेट हो जाए। और आज का जो वीडियो है उसका 2-3 पर्पज है, एटलीस्ट 2 पर्पज है। पहला पर्पज, आपको इक्वेशन लिखने का प्रैक्टिस ढंग से होना चाहिए, पहला पर्पज है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप एक बार दोबारा ये बात को याद करना कि सर ने क्या कहा था, कि 2 चीज क्लियर होना चाहिए इस वीडियो का। पहला, हाउ टू राइट द इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आफ्टर दिस वीडियो। सेकंड थिंग, योर एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस एक्यूरेटली एंड क्विकली शुड इंप्रूव। बहुत ही जरूरी है ये चीज। अब अभी तक मैं मेंशन नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट से फोकस करना था, पर रोटेशनल ऑनवर्ड्स इक्वेशंस आपको सॉल्व, एक तो इक्वेशन सही सही लिखना है और दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है दैट शुड इंक्रीज। आपको खुद पता पड़ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो जितने क्वेश्चंस दूंगा मैं इक्वेशंस लिखूंगा, सॉल्व आपको करना है, और वो आप ईमानदारी से पूरा का पूरा सॉल्व करना, देन ओनली यू लर्न एंड एंजॉय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सपोज हियर इज अ पुली, बिल्कुल एनएलएम टाइप। हियर इज अ मास से 4 kg, हियर इज अ मास 2 kg, ठीक है। और ये एक सिलिंड्रिकल पुली है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, दिस इज अ सिलिंड्रिकल पुली, mass of the pulley 2 kg and radius से 1 मीटर। काफी बड़ा है पुली, mass of the pulley 2 kg and say radius is 1 मीटर, ठीक है। मास 4 kg ले लेते हैं, उसका रेडियस 1 मीटर, दोनों का मास हमको दे दिया है, ठीक है। अब पुली सिलिंड्रिकल दिया है, कुछ कुछ और दिया है। ये पहला डेटा मेंशन है आपको क्वेश्चन में। दूसरा डेटा जो मेंशन है वो ये किया हुआ है कि पुली हैज फ्रिक्शन, पुली हैज फ्रिक्शन। दूसरा चीज मेंशन क्या है, तीसरा चीज मेंशन क्या है, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज जो मेंशन क्या है वो ये क्या है, दैट देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग। मतलब ये जो पुली है और जो स्ट्रिंग ऊपर से आया है इसके बीच में फ्रिक्शन है। पहला चीज, पुली हैज फ्रिक्शन। दूसरा चीज, पुली का मास भी दिया हुआ है। तीसरा चीज, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। पुली और स्ट्रिंग के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
कुछ कुछ चीज में आपको फैक्ट्स यही एग्जांपल से समझा देता हूं। क्वेश्चन में जब भी आपको एक पुली दिया है जिसका यहां पे फ्रिक्शन है, इफ देर इज फ्रिक्शन, इफ देर इज फ्रिक्शन, तो ऐसा करके यहां पे रस्सी, यहां पे रस्सी, यहां पे कोई एक मास है, मान लो कोई भी मास है m1, यहां पे कोई भी मास है m2, सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या होगा, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो ये तो नीचे आएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा। अब अगर सपोज मैं आपको कह दूं, अब ध्यान से थोड़ा समझो कि यहां पे स्ट्रिंग लगा हुआ है ऐसे करके ऊपर से, और स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन है। आज तक हम जो भी पढ़ते आए थे उसमें फ्रिक्शन लेस लिए थे, उसमें क्या लिए थे, फ्रिक्शन लेस, मतलब पुली ऐसे करके था, यहां पे एक मास था सपोज m1, यहां पे मास था m2, पुली को फ्रिक्शन लेस लेते थे। अगर आपको याद हो एनएलएम में पुली को मासलेस फ्रिक्शनलेस लेते थे। मासलेस लेने का क्या सिग्निफिकेंस था वो बता दे रहा हूं। देखो मासलेस लेने का सिग्निफिकेंस ये था कि यहां पे अगर टेंशन T, यहां पे टेंशन T, तो यहां पे टेंशन 2T। ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, दैट द पुली इज मासलेस। क्यों, क्योंकि पुली अगर मासलेस रहेगा तो पुली पे नेट फोर्स कितना रहेगा, ये द पुली इज मासलेस, मास ही नहीं है, तो नेट फोर्स भी कितना आएगा, जीरो आना चाहिए। इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि टेंशन टी तो ऊपर टेंशन 2T, दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस दैट द पुली इज मासलेस। पर अगर पुली फ्रिक्शन लेस हो, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, ध्यान से देख, इसका कॉन्सिक्वेंस था कि दोनों साइड टेंशन सेम रहता था, दोनों साइड टेंशन सेम रहता था। दूसरा कॉन्सिक्वेंस था कि पुली घूमता नहीं था कभी, डिडंट रोटेट, पुली कभी घूमेगा ही नहीं फ्रिक्शनलेस है तो। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग स्लिप कर जाएगा ऐसे करके ऊपर से, ये अगर नीचे आ रहा है ये ऊपर आ रहा है तो पुली एज इट इज रहेगा। मतलब अगर ये सपोज 0.1 है और ये सपोज 0.2 है, तो अगर ये स्लिप करेगा ना तो 0.1 वहीं रहेगा, 0.2 यहीं रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज, बिल्कुल पुली एकदम फिक्स है, जैसा पुली था वैसा ही, 0.1 यहां 0.2 यहां, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे स्लिप, इट जस्ट स्लिप्स द रोप और द स्ट्रिंग जस्ट स्लिप्स ओवर द पुली। पर ये वाले केस में अगर फ्रिक्शन है, और क्वेश्चन में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग, कोई स्लिपिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर मैं नाम दूं ये 0.1 और ये 0.2, तो अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो पुली भी घूमेगा, ये जैसे जैसे नीचे आएगा पुली भी घूमेगा। इनफैक्ट देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा चीज, सबसे पहले क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है देख, पुली विल रोटेट, ये समझ में आ रहा है आपको, पुली रोटेट करेगा क्योंकि पुली पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो जाहिर सा बात है पुली को घुमाएगा ऐसे करके, पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों साइड स्ट्रिंग में टेंशन अलग हो जाएगा, यहां मैं कहता हूं टेंशन T1 और यहां पे टेंशन T2, टेंशन दोनों में अलग हो जाएगा, ठीक है। T इन बोथ, T एट बोथ एंड्स विल बी डिफरेंट, T at both ends will be different, ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस है। आपको बिल्कुल याद रखना 100% की जैसे ही पुली में फ्रिक्शन आया, पुली में जैसे फ्रिक्शन आया दोनों साइड का टेंशन अलग हो जाएगा। इसका रीजन भी है, पर इसका रीजन मैं अभी थियोरिटिकल, मैं आपको थ्योरी का जो क्लास होगा उसमें समझा दूंगा। फॉर द टाइमिंग विल सिंपली फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स। जैसे ही आप फ्रिक्शन आएगा दोनों साइड टेंशन भी अपना क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, पुली रोटेट भी करेगा, टेंशन भी। तीसरा बोला है नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग का एक बहुत बड़ा रोल है जो मैं आपको इक्वेशन लिखते टाइम दिखाऊंगा, पर ये सारा आपको पिक्चर ढंग से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया तो अभी फटाक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक ही क्वेश्चन मैं करूंगा आपके लिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं, पर बाकी सारा क्वेश्चन आपको प्राइमरली सॉल्व करना है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में या एक काम करते हैं, यहीं पे एफबीटी बना देता हूं, चलो यहीं पे ध्यान से देखो, यहां पे टेंशन लग रहा है T1 और यहां पे टेंशन लग रहा है T1, सपोज यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2। ऐसा क्यों, क्योंकि देख पुली का फ्रिक्शन दिया हुआ है, जैसे ही फ्रिक्शन दिया हुआ है हमको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि एनएलएम का नहीं, रोटेशन का क्वेश्चन है, दोनों साइड टेंशन अलग अलग ही होगा 100%, दोनों साइड आपको टेंशन अलग कर देना है। अब इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देख 40 माइनस T1 इक्वल्स टू 4A, नीचे जा रहा है ना। ट्रांसलेशनल का पहले, मैंने आपको हमेशा कहा जब भी रोटेशन का क्वेश्चन रहे सबसे पहला इक्वेशन किसका लिखते हैं, ट्रांसलेशनल का, जो हमने एनएलएम में पढ़ा है पहला इक्वेशन उसी का लिखते हैं, 1% टेंशन नहीं है। तो पहला इक्वेशन लिख लिया 40 माइनस T1 इक्वल्स टू 4A, ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए इक्वेशन क्या लिख लेंगे, T2 माइनस 20 इक्वल्स टू 2A। अच्छा ध्यान दो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम लिया है, क्यों, दोनों चिपका हुआ एक ही स्ट्रिंग से, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, तो एक्सेलरेशन सेम लिख लिया। दो इक्वेशन कितना वेरिएबल है, देखो T1 T2A, 3 वेरिएबल हो गया, और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कहां से लिखें, तो देखो सिलेंडर के बारे में मेरे को दिया हुआ है, तो सिलेंडर के ऊपर किसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनली तो मूव नहीं कर रहा सिलेंडर, कैसे मूव कर रहा है, सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर किसका इक्वेशन लिख सकते हैं, टॉर्क का। तो टॉर्क का इक्वेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा,
ये रोटेट करेगा नहीं करेगा? देखिए ये भारी है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो पुली ऐसे सपोज अल्फा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। टॉर्क क्या होगा पुली पे? अगर हम टॉर्क का बात करें, पुली का मैं एफबीडी यहां बना रहा हूं, ध्यान से देख, यहां लग रहा है पुली पे T1, यहां T2, ये ऊपर की तरफ जो भी लग रहा है, और पुली पे नीचे एक mg भी लग रहा है, ये एक टेंशन जो भी लग रहा है T, ठीक है। ध्यान से देखो, पुली का जो मैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखूंगा, पुली पे जो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखूंगा, ये किसके अबाउट लिखूंगा? पुली का सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास जो भी बोलो, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा और इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। किसका किसका टॉर्क बचेगा? इसका और इसका। अब ध्यान से सुनो, पुली कैसे घूम रहा है? पुली क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन का टॉर्क को मैं पॉजिटिव लूंगा। जिस तरफ बॉडी रोटेट करता है उस डायरेक्शन के टॉर्क को भी पॉजिटिव लेते हैं। जैसे किस किस डायरेक्शन में ये बॉडी लीनियरली एक्सेलरेट कर रहा है? नीचे, तो नीचे वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, 40 mg को पॉजिटिव लिए हैं, 40 माइनस T1। ये केस में बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर, तो ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिए हैं, देख। उसी तरह से बॉडी किधर एंगुलर, इसका एक्सेलरेशन हमने अज्यूम किया है इस डायरेक्शन में, तो जो टॉर्क है जो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, उसके टॉर्क को कन्वेंशनली पॉजिटिव पकड़ेंगे। क्लियर? तो T1 का टॉर्क पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे? T1 इंटू आर। T1 का टॉर्क समझ में आ रहा है? आर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि T1 का दूरी सेंटर से कितना है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं ना मैं, तो ये फोर्स है T1। अब मैं ये मिटा दे रहा हूं, mg मिटा दे रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए बनाया था। तो ऐसे करके है बेसिकली, तो ध्यान से देखो। तो ये T1 का जो टॉर्क है कितना है? फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क है T1 इंटू आर। अच्छा, ये प्लस है तो इसलिए प्लस लिखा मैंने। T2 का टॉर्क क्या उल्टा है? देख, T1 ऐसे घुमा रहा है, T1 इज इनसाइड, बट T2 इज, इफ यू सी अबाउट दिस पॉइंट, T2 इज आउटसाइड, तो इसका टॉर्क को क्या लिखेंगे? माइनस T2R। दिस इज द नेट टॉर्क, सो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा, आप देखो T1 का वैल्यू मेरे को नहीं पता, R का वैल्यू पता है 1 मीटर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू, I का वैल्यू लिख सकते हैं क्या? I कैसे लिखेंगे? पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि टॉर्क भी अबाउट दिस पॉइंट लिए हैं, तो I भी अबाउट दिस पॉइंट ही लेंगे। कितना है I? सिलेंडर है तो mr स्क्वायर बाई 2, तो I ऑफ द पुली इज बेसिकली mr स्क्वायर बाई 2, तो m इंटू r स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 kg मीटर स्क्वायर। I का वैल्यू आ गया, तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा क्योंकि T1 T2 A अल्फा 4 वेरिएबल्स है। चौथा इक्वेशन कहां से आएगा? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुली पे ध्यान दो और इस रोप पे ध्यान दो। ये जो आपको स्टेटमेंट यहां पे मेंशन किया है, दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट, ऐसे करके फिगर समझो, ये है पुली और ये है स्ट्रिंग, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है नीचे के तरफ वो कितना है? मान लो A, ये तो A ही है ना, क्योंकि ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक का ये पॉइंट, 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 सारा पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? A। सारा पॉइंट का एक्सेलरेशन A है। अच्छा, पुली तो सिर्फ रोटेट कर रहा है ऐसे करके, पुली क्या कर रहा है? सिर्फ रोटेट। तो अगर कोई सर्कुलर बॉडी सिर्फ रोटेट करता है अल्फा से, सिर्फ रोटेट है, फिक्स्ड है यहां पे, और अल्फा से इफ इट इज रोटेटिंग, तो ये पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना हमने, ऐसे करके एक बॉडी सिर्फ अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा इंटू आर। तो इस पॉइंट का पुली का जो एक्सेलरेशन है लीनियरली, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना है? अल्फा आर। तो अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो क्या ये दो पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए? सेम होना चाहिए क्या? हाँ, एक्चुअली दोनों पॉइंट का स्पीड सेम होना चाहिए, मतलब v इक्वल्स टू, ये पुली का मतलब इस, ये जो पॉइंट है ब्लॉक का, इसका जो भी स्पीड रहेगा और उस समय पुली का जो भी ओमेगा रहेगा, तो ये रिलेशन एक्चुअली सेटिस्फाई होना चाहिए, v इक्वल्स टू ओमेगा आइडियली फॉर नो स्लिपिंग। फॉर नो स्लिपिंग एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन फॉर नो स्लिपिंग, क्योंकि दोनों का स्पीड एक्चुअली सेम होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो। तो इसका जो भी जनरल स्पीड मैंने लिखा v, इसका मैंने जनरल लिखा ओमेगा। एट सम पॉइंट अगर इसका स्पीड ओमेगा है
एंगुलर स्पीड पुली का अगर ओमेगा है, इसका लीनियर स्पीड v है, सो v मस्ट सेटिस्फाई v इक्वल्स टू ओमेगा होना ही चाहिए, क्योंकि v इसका स्पीड हो गया, ओमेगा r इसका टेंजेंशियल स्पीड हो गया, दोनों इक्वल होगा तभी तो यार स्लिपिंग नहीं होगा ना इस पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट का स्पीड एक ही होना चाहिए। अगर इसका ज्यादा स्लिपिंग है तो स्लिप हो रहा है, इसका मतलब पुली के ऊपर स्ट्रिंग स्लिपिंग के लिए, नो स्लिपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को डिफरेंशिएट करके क्या जाता है, a इक्वल्स टू अल्फा आर। तो नो स्लिपिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैं आपको कुछ कुछ और इसका फिगर्स बना के दिखाऊंगा आफ्टर दिस क्वेश्चन, ये वाला, ताकि ये वाला अपने को एक्सप्रेशन ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो फिलहाल अब इक्वेशंस पे अगर ध्यान दें तो जो चौथा इक्वेशन है वो क्या मिल गया कि a जिसे ये गिर रहा है इक्वल्स टू इस पॉइंट पे a इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। चौथा इक्वेशन r का वैल्यू 1 है तो a इक्वल्स टू अल्फा हो गया, राइट। चार इक्वेशन चार वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व मैं बार बार कह रहा हूं, सॉल्व आपको करना है बैठ के, सॉल्व मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। पर ये सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन मैक्सिमम आपको कितना लगना चाहिए, 1.5 मिनट्स टू 2 मिनट मैक्स। 1 मिनट में ही हो जाना चाहिए आइडियल, उससे भी कम हो गया तो अच्छा है, पर ये मैक्स मतलब उतना के अंदर होना ही है। आपको बार बार कहना, आपको पूरे आज क्लास में इक्वेशंस लिखना और सॉल्व करना, और इक्वेशंस लिखना मैं सिखा दूंगा आपको, सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अगर ये क्वेश्चन ढंग से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलो फटाक से। ये चार को सॉल्व करना है आपको, टेंशन और अल्फा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है आपको, निकालना है यहाँ पे T1 क्या है, T2 क्या है, A क्या है, अल्फा क्या है, ये चार चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सिर्फ बोर्ड दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर एक ही बार में हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। यहां पे एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, दिस इज मास 10 kg एंड दिस हैज अ मास ऑफ 4 kg। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिस्क है, डिस्क का मास इज 2 kg एंड रेडियस इज 0.5 मीटर्स। ठीक है, और आपको बोला है, डिस्क दे दिया है, देर इज फ्रिक्शन एंड देर इज नो स्लिपिंग। देर इज फ्रिक्शन, पुली का फ्रिक्शन है, पुली हैज फ्रिक्शन। मैं अभी से जितना भी सारा क्वेश्चन लिखूंगा ये स्टेटमेंट कॉमन रहेगा कि पुली हैज फ्रिक्शन एंड देर इज नो स्लिपिंग, एंड देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। मैं जितना भी क्वेश्चन करूंगा अभी उसमें ये एक स्टेटमेंट कॉमन रहेगा। ठीक है, चलो तो ये वाला आप मेरे को बता दो, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क निकालना है आपको, या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, सब कुछ निकालो, मतलब टेंशन निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। ठीक है, ट्राई कीजिए। आई विल जस्ट गो ऑन राइटिंग क्वेश्चंस, आपको फटाफट बस सॉल्व करते रहना है। आर का वैल्यू 0.5 मीटर, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ही दे दे रहा हूँ 4 kg मीटर स्क्वायर। फोर kg मीटर स्क्वायर। फाइंड टेंशंस, एक्सेलरेशन, अल्फा निकालना है आपको खुद से। फोर्थ, बस प्योर प्रैक्टिस है, आपको इक्वेशंस लिखना आना चाहिए फटाफट, इक्वेशंस फटाफट लिखना आना चाहिए। 4 2, यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू का वैल्यू 0.2, आई में दे दे रहा हूँ यहाँ पे 5 kg मीटर स्क्वायर, और रेडियस का वैल्यू 1 मीटर। ठीक है, आपको फिर से वही बताना है, टेंशन इन बोथ, टेंशन T1 T2 बता देना है, जो भी आप T1 T2 पकड़ो, ए का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ, स्फेयर नहीं लिया मैंने अभी तक ना, ठीक है चलेगा। इसका मास दिया है 2 kg, रेडियस 1 मीटर, इसका मास 10 और इसका मास 4, दिस इज 37 डिग्री। यहाँ फ्रिक्शन भी ले लो, चलो नहीं फ्रिक्शन मत लो अभी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। पहला केस में नहीं, ठीक है, जस्ट डोंट टेक फ्रिक्शन, नॉट रिक्वायर्ड। फाइंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड इसका अल्फा भी बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट
2। स्फीयर तो कभी होता नहीं है। टेक दिस टू बी सिलेंडर, मास इज 4 kg, radius is 1 meter, this is 53 degree, this is 37 degree, this portion has friction. हाँ, this portion has friction, से म्यू का वैल्यू 0.2। 6 क्वेश्चन हो गया, और दे दूं क्या? ठीक है, पहले इतना खत्म करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे आप इक्वेशन खुद से, आपको इक्वेशन नहीं लिखना, आपको सॉल्व भी करना है। मैं बस इक्वेशंस लिख दूंगा, मैच कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पे T1 ये नीचे जा रहा है सपोज, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? 100 माइनस T1 इक्वल्स टू 10A। ये ऊपर जाएगा तो T2 माइनस 40 इक्वल्स टू 4A। ये पहला। दूसरा, तीसरा इक्वेशन टॉर्क का इसके लिए घूम ऐसे रहा है अल्फा से, सो द इक्वेशन विल बी कि T1R, R का वैल्यू दिया है 0.5, तो T1R माइनस T2R टॉर्क इक्वल्स टू I। व्हाट इज द I ऑफ द डिस्क? I कितना है? डिस्क है तो 1/2 m, R स्क्वायर बोले तो 1/4, तो I का वैल्यू 1/4, तो दिस इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं A/R। ठीक है, आप देख लो, मैच हो जाना चाहिए सब कुछ। A/R लिखने से डायरेक्ट फायदा है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। R का वैल्यू है 0.5, R का वैल्यू है 0.5। ठीक है, पुट करके देख लेना, जो भी आएगा आपका आंसर। ये 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सब चीज निकल जाएगा वहां से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मान लेता हूं मैं टेंशन T1। देखना टेंशन बार बार क्यों ले रहा हूं सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पे पुली में फ्रिक्शन दिया हुआ है। जैसे ही पुली में फ्रिक्शन रहेगा दोनों साइड टेंशन अलग आ जाएगा। तो यहाँ है टेंशन T1 और यहाँ पे है टेंशन T2। ओके, इक्वेशन क्या लिखेंगे? मान लेते हैं नीचे जा रहा है, जाएगा ही, उसमें कोई डाउट का बात ही नहीं है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ये नीचे जाएगा। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए? 100 माइनस T1 इक्वल्स टू 10A, और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे T2 इक्वल्स टू 4A। T2 इक्वल्स टू 4A दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन इसका टॉर्क का, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो ये वाला टॉर्क विल बी पॉजिटिव, और ये वाला टॉर्क क्या है? T1 इंटू आर। तो T1 इंटू आर का वैल्यू दिया है क्या? T1R माइनस ये T2 पुली पे ऐसे लगेगा, ये T1 ऐसे लगेगा, तो ये ऐसे घुमा रहा है और ये ऐसे घुमा रहा है, तो माइनस T2R टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। इसका I कितना है देखो, क्या है ये दिया नहीं है क्या? अच्छा, I का डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया है 4, तो टॉर्क इक्वल्स टू, खैर I का डायरेक्ट वैल्यू दे दे तो टेंशन नहीं लेना है। टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? A/R, R है शायद 0.5। ओके 0.5, ठीक है, तो 0.5 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, जो भी। कितना वेरिएबल है देखो, T1 T2 A, और तो कुछ नहीं है, नहीं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने का है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फ्रिक्शन भी दे दिया। अच्छा, जब भी फ्रिक्शन दिया है, खैर म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक नहीं लिखा, सिर्फ म्यू लिखा है। अपने को सबसे पहले देखना है कि ये मूव करेगा कि नहीं। सबसे पहले तो चेक करना रहता है कि मूव करेगा कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? देखो, अगर रेस्ट पे है तो टेंशन कितना है? 40, तो यहां पे टेंशन लगना चाहिए 40, करेक्ट। पुली का भी कोई रोल नहीं है। अगर रेस्ट पे है तो यहां पे टेंशन कितना लगेगा? 40, ताकि ये रेस्ट पे रहे, तो यहां भी टेंशन 40। इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन अपोज कितना है? म्यू mg, दैट इज 0.2, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है सिर्फ 4, मैक्सिमम फ्रिक्शन है सिर्फ 4, तो डेफिनेटली उधर मूव करेगा। रेस्ट पे तो रह नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम अपोज करने के लिए 4 ही है इसके पास, और उधर अगर रेस्ट पे रहेगा तो टेंशन तो 40 लगना ही चाहिए ताकि ये रेस्ट पे रहे। ठीक है, ये क्लियर है? आप कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों साइड टेंशन सेम क्यों ले रहे हैं, यहां तो 40 था तो यहां पे टेंशन 40 क्यों ले रहे हैं। ले सकते हैं, अगर वो देखो, अगर सपोज मैं आपको दिखाता हूं, चलो यहां पे काम करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या करो, देखो इसको 1 kg ले लेते हैं सपोज। लेटेस्ट टेक यहां पे रखा हुआ है 10 kg, और म्यू का वैल्यू है 0.5। ठीक है, इसका जो भी आई दिया हुआ है, कुछ आर दिया हुआ है, वॉट एवर इज गिवन, ठीक है, वी डोंट माइंड मच। अब ध्यान से देखो, यहां पे टेंशन कितना है? ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमको मानना है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर सिस्टम टू बी एट रेस्ट।
हम मानते हैं कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा, मतलब ये रोक के रख दिया इसको वहीं पे, सिस्टम मूव नहीं कर रहा। अगर सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा तो अल्फा कितना है रे इसका, इसका अल्फा कितना है, अल्फा तो जीरो होगा ना, सिंपल सा बात है। अगर मूव ही नहीं कर रहा तो उसका अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो इसके ऊपर लग रहा जो टॉर्क है वो भी जीरो, और अगर उसके ऊपर का टॉर्क जीरो है तो टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा, मान लो टेंशन यहाँ है T1, यहाँ है टेंशन T2, टॉर्क का इक्वेशन क्या आ रहा था हमेशा, T1R माइनस T2R इक्वल्स टू, यही है नेट टॉर्क अबाउट दिस सेंटर। अरे अबाउट सेंटर ये होगा ना, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल वॉर्मल भी लगेगा, पर सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लें तो नॉर्मल ये जीरो हो जाएगा, इसका हिंज फोर्स जो भी है, हिंज फोर्स कहीं अबाउट ले लें, हिंज सेंटर ऑफ मास पे किया हुआ है, सेंटर ऑफ मास कहीं अबाउट ले लें, तो नेट टॉर्क क्या, T1R माइनस T2R, दिस नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अल्फा जीरो तो आई अल्फा भी जीरो, इसका मतलब देखो T1 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2, क्लियर है। ये कब पॉसिबल है, जब वो पुली नहीं घूम रहा। तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हो तो हमेशा ही जरूरी है कि दोनों साइड में टेंशन अलग होगा, अगर पुली चलेगा ही नहीं, अगर पुली चलेगा ही नहीं तो T1 एंड T2 सेम हो जाएगा, उस सिर्फ उस केस में ही सेम होगा, पर जैसे ही चलेगा तो T1 T2 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि T1 T2 अलग होगा तभी तो एक नेट टॉर्क आएगा, वही टॉर्क तो उस पुली को घुमाएगा। सो देयरफॉर आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। तो पहले चेक करना पड़ेगा वो चल रहा है कि नहीं, तो इस केस में हम देख रहे हैं चल रहा है डेफिनेटली। सो नाउ लेट अस क्विकली राइट द इक्वेशन। सो फ्रिक्शन में कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा फ्रिक्शन में किए थे वैसा यहाँ भी करना है। क्या करना है, अपने को पहले चेक करना है दैट सिस्टम विल मूव फर्स्ट और नॉट। इफ द सिस्टम मूव्स, that is the static friction is not sufficient to keep the system at rest. If it fails to keep the system at rest, it means the system will move, and when it will move then we are supposed to write the equations accordingly. इसका क्या इक्वेशन लिखेंगे, ये नीचे आ रहा है 40 minus T1, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 4, 40 minus T1 equals to 4a, और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, देखिए स्लिप कर रहा है उधर तो यहाँ पे टेंशन T2, T मत लिख देना, उधर T1 लिखा है ना, हाँ T2 minus mu mg that is 4, 0.2 into mg that is 4, T2 minus फ्रिक्शन इक्वल्स टू उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन a, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। ये इधर अगर a से मूव कर रहा है तो ये भी इधर a से ही मूव करेगा। ओके, दोनों के लिए एनएलएम का इक्वेशन लिख दिए। ओके, अब किसका इक्वेशन लिखना है, इसका। इस पे नेट टॉर्क कितना है, देख मूव तो ऐसे कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो ये वाला टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे तो इसका ये वाला टॉर्क कितना है, ये वाला, ये जो टॉर्क लग रहा है ये टॉर्क कितना लग रहा है, T1 इंटू आर, आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या 1। ओके, तो डायरेक्ट T1 लिख दे रहा हूं, फिर मैं लिख दे रहा हूं ताकि टॉर्क क्लियर हो अपना। T1 माइनस इसका टॉर्क T2, T2 तो ऐसे लग रहा है ना, तो T1 ऐसे घुमाएगा जबकि T2 ऐसे घुमाना चाह रहा है, पर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे तो ये वाला नेगेटिव लेंगे, तो माइनस T2 का टॉर्क, T2 का टॉर्क इज T1 इंटू 1। ये टॉर्क तो क्लियर होना है ना तुम लोगों को, T2 ऐसे करके लग रहा है ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है इसलिए T2 इंटू आर, और ये वाला ऐसे लग रहा था तो इसका भी डिस्टेंस r ही है T1 का, ये T1 है ये T2 है, इसलिए तो वो नेट टॉर्क हो गया। नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, आई का वैल्यू दिया है 5, दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, अल्फा के बदले डायरेक्ट a बाई आर लिख रहा हूं, अल्फा के बदले क्या लिख दिया डायरेक्टली a बाई आर, क्योंकि a इक्वल्स टू आर अल्फा है ना। ये जो स्लिप कर रहा है बॉडी a से, और ये जो पुली घूमेगा तो पुली का इस पॉइंट का जो स्पीड आएगा वो आएगा अल्फा आर, और बॉडी गिर रहा है a से, अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो दोनों सेम रहना चाहिए, a इक्वल्स टू अल्फा आर, इसलिए यहाँ पे अल्फा ये है एक्चुअली टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, अल्फा के बदले में क्या लिख दिया, यहाँ पे अल्फा होता पर अल्फा के बदले क्या लिख दिया a बाई आर, इसका यूज करके डायरेक्टली लिख दिया। वो डायरेक्टली लिखने से क्या फायदा है, इक्वेशन 3 ही आता है, वरना आप एक और लिखेंगे तो अजीब लगता है, 4 इक्वेशन लगता है फिर उसको वहां पुट करो, अल्टीमेटली तो करना वही है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख लेने से वहां पे लिख देना अच्छा रहता है। पर हमेशा ऐसा हो वो जरूरी नहीं है, मैं ऐसा एग्जांपल्स भी लूंगा जहां पे ये कंडीशन नहीं फॉलो होता, अभी लेके दिखा देता हूँ, रुको। तो ये अपना 4 तक हो गया ना, 4 प्रॉब्लम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का इक्वेशन, अब जो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बस इक्वेशंस लिख रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है, देन मूव अहेड, अदरवाइज आप लटक जाएंगे। खाली इक्वेशन लिख के हीरो बनने का जरूरत नहीं है, पूरा इक्वेशन घसना है, सॉल्व करना है ढंग से, और सबका सब 1.5-2 मिनट के अंदर इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए सारा। इसका इक्वेशन देख, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है क्या, ठीक है फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा क्या या इधर जाएगा, मान लो रेस्ट पे है तो चेक कर लो, ये नीचे जा रहा है तो 100 और इसका इधर 40 जो भी छोटा ही है, और तो ये डेफिनेटली नीचे जाएगा, ये डेफिनेटली नीचे जाएगा, और ये डेफिनेटली ऐसे आएगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिख ले, अच्छा देख पुली में फ्रिक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं पुली में फ्रिक्शन दिया हुआ है, पहले ही बोला था वो स्टेटमेंट कॉमन रहेगा सारे क्वेश्चंस के लिए, कौन सा, कि पुली हैज फ्रिक्शन और देयर इज नो स्लिपिंग, कहां पे देयर इज नो स्लिपिंग, यहां पे,
बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली। वहां पे ये दो चीज कॉमन रहेगा सारे क्वेश्चंस में, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का। तो पहला इक्वेशन इसके नीचे आने का, एनएलएम में पढ़े हैं वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे तुम ही बोलो, क्या लिखेंगे? मन मन में समझते रहना क्या लिख रहे हैं। नीचे की तरफ आ रहा है तो इक्वेशन लिखेंगे 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a। ये इधर जा रहा है तो इधर कितना फोर्स लग रहा है? 40 साइन 37, दैट इज 24। तो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे हम t माइनस 24 इक्वल्स टू मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। देख दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, स्ट्रिंग से अटैच है ना ऐसा डायरेक्टली, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। दो इक्वेशन लिख दिए। अच्छा ये होगा, सॉरी, टेंशन T1 और ये टेंशन T2, ये टेंशन T2 और ये टेंशन T1, ठीक है। तीसरा इक्वेशन कहां से लिखेंगे? उसका टॉर्क का इक्वेशन। तो वो कैसे घूम रहा है? ये नीचे जा रहा है ऐसे, ऐसे करके घूमेगा। क्या इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क का? T1 इंटू आर, आर का वैल्यू 1, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, माइनस ये देख T1 ऐसे घुमा रहा है, T2 ऐसे घुमा रहा है, और ये वाला कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पुली ऐसे घूम रहा है, अगर ये नीचे आएगा तो देयरफॉर दिस कन्वेंशन इज पॉजिटिव। तो ये टॉर्क पॉजिटिव लिया T1 का, और T2 का टॉर्क नेगेटिव। सो नेट टॉर्क यही होगा ना, इसका mg का टॉर्क कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है। उसको सिलेंडर मान लो या डिस्क मान लो, जो भी। तो आई क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर। बेसिकली आई लिख रहा हूं हाफ एम आर स्क्वायर, आई इंटू अल्फा, अल्फा के बदले फिर से ए बाई आर, आर का वैल्यू 1 तो डायरेक्ट ए, ठीक है। ये आई लिखा है मैंने। तो तीसरा इक्वेशन आ गया क्या? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ए। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 6 जब सॉल्व करेंगे तो पहले अपने को क्या चीज देखना है? बॉडी मूव करेगा कि नहीं, सबसे पहले तो ये चेक करना है। तो मान लो रेस्ट पे है सिस्टम, सिस्टम कहाँ है? रेस्ट पे। तो रेस्ट पे अगर हम चेक करें तो इधर कितना लग रहा है? 80 साइन 37, 80 साइन 37 बोले तो 5 16 16 3 48, ठीक है। तो इस तरफ लग रहा है अपना 48 न्यूटन। ये तो ठीक ही किया ना, बहुत कम क्यों आ रहा है? 80 साइन 37, 3/5, 5 इंटू 16, 16 3 48, ठीक है, काफी कम है। खैर 48 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है वो। और इसको अगर रेस्ट पे रहना है तो यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। अच्छा ये भी रेस्ट पे रहेगा तो इधर कितना? नहीं, काफी ज्यादा है। देखो ये 48 न्यूटन इसको रेस्ट पे रहने के लिए चाहिए, ये तो 48 न्यूटन देगा नहीं। इसका इधर कितना लग रहा है? 20 साइन 53 बोले तो 4/5, 5 4 16। ओके, तो क्या होगा कि ये रेस्ट पे रहे, उसके लिए कितना चाहिए? 16 न्यूटन। ये छोटा वाला है, ये 16 न्यूटन यहाँ पे लगेगा टेंशन, अगर हम मानते हैं। साथ ही साथ फ्रिक्शन हेल्प करेगा। फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू कितना है रे? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। कितना है वो? 5 16, 64 इंटू 0.2, 12.8, 64 इंटू 2, 128, और एक हटा दो 12.8। तो 12.8 प्लस 16 कितना आ रहा है? 28.8। और इस तरफ लग रहा है 48, इतना जो चाहिए तो उतना नहीं दे पा रहे हम। आप समझ पा रहे हैं क्या किया मैंने? यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो कितना, मतलब इस तरफ जो वेट लग रहा है 48 लग रहा है। इसको रेस्ट पे रहने के लिए कितना चाहिए? ऊपर की तरफ 48। अब अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो टेंशन कितना लगेगा? मतलब ये इधर खींचेगा कितने से? एग्जैक्टली 16 से खींच रहा है ना टेंशन, और इधर टेंशन है 16। अगर ये रेस्ट पे है तो क्योंकि इधर 16 तो उधर भी 16, तो इधर 16 टेंशन आ गया। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? म्यू mg cos थीटा जो है 12.8। तो टोटल जो इस तरफ मैक्स फोर्स लग सकता है दैट इज 12.8, पर जो लगना चाहिए था वो 48, उतना तो पॉसिबल नहीं। तो देयरफॉर ये तो नीचे खींच जाएगा, देयरफॉर दिस विल गो डाउन सर्टेनली विदाउट अ डाउट। हाँ अगर ये हो गया अपना 64, अगर सपोज 32 एग्जैक्टली, अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, अगर यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.5 होता तो ये कितना आता? 16 4 64/2, 32 आ जाता। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता है? 32, और ये है 16, तो 32 प्लस 16 इज 48, 48 तो परफेक्टली रुका हुआ रह जाता है, वो मूव ही नहीं करता। अगर वहां म्यू का वैल्यू 0.5 होता तो, अगर वहां म्यू 0.5 होता तो, पर है नहीं, 0.2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 0.5 रहे, पूछे फाइंड T1 T2, तो ऐसे देख के बता देंगे, रोटेट कर नहीं रहा, अल्फा 0, यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? एग्जैक्टली 48 लगेगा। अच्छा सॉरी, टेंशन 16 लगेगा और फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा, सिस्टम रेस्ट पे रह जाएगा। समझ में आया ना?
अगर यहाँ, अरे म्यू का वैल्यू अगर 0.5 है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर म्यू का वैल्यू, ये नेक्स्ट, ये अगला एक क्वेश्चन हो गया एक तरह से समझ लो। इफ म्यू इज 0.5 तो टेंशन कितना आ रहा है 16, क्योंकि ये रेस्ट पे रहेगा। पहले तो हमको चेक करना है ना सिस्टम रेस्ट पे है कि नहीं। हम मानते हैं सिस्टम रेस्ट पे है तो 16 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। फ्रिक्शन जो लग रहा है अपना पूरा दम लगा देगा, कितना 32, और एक्सेलरेशन सबका 0, अल्फा 0। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। डायरेक्ट डायरेक्ट का टेंशन मतलब डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो रहा है, घसना है आपको, प्रैक्टिस करना है ये सब। तो म्यू का वैल्यू 0.5 में ऐसा होता। खैर अपना तो 0.2 है तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। तो इक्वेशन फटाफट लिखते हैं, देखो वो नीचे आ रहा तो क्या लिखेंगे, ये 48 mg sin थीटा वाला पार्ट, 48 माइनस T1, ये वाला हम मानते हैं T1 और यहाँ पे मानते हैं T2। इक्वेशन लिखेंगे 48 माइनस T1। अच्छा, साथ ही साथ फ्रिक्शन भी लगेगा पीछे, कितना फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू mg cos थीटा, 64 इंटू 0.2, 12.8 था। तो दिस माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, ये ऊपर जाएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, T2 माइनस 16, T2 माइनस 16 हाँ इक्वल्स टू मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, टॉर्क का। तो टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखेंगे, देख ये ऐसे जा रहा है तो पुली विल रोटेट लाइक दिस, तो टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे T1 इंटू आर दिया है 1, पूरा लिख दे रहा हूं चलो। अब पूरा लिखूंगा, अब शॉर्ट में लिखूंगा, T1 माइनस T2 टॉर्क इक्वल्स टू आई क्या है, सिलेंडर है तो आई का वैल्यू m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आई इंटू अल्फा, अल्फा है a बाई आर और r है 1, तो डायरेक्टली ये हो गया अपना 2। तो इक्वेशन आया T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a। ये तीन इक्वेशन आया, सॉल्व कर लेना ढंग से। ये तीन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना पकड़ के सही से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया क्या, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां इक्वल्स टू आर अल्फा नहीं होता। अभी ए इक्वल्स टू आर अल्फा का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अभी मैं एक काम करता हूं, आगे बढ़ने से पहले ही आपको कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाता हूं जहां ए इक्वल्स टू आर अल्फा नहीं होगा। पर वो बताने से पहले एक बार मैं फिर से आपको कंसेप्चुअली समझा देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर रिवीजन वंस की वाई ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ध्यान समझो तभी आगे समझ में आएगा। ए इक्वल्स टू आर अल्फा क्यों हो रहा था, क्योंकि आपको दिया है स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नीचे स्पीड v है, तो इस पॉइंट का भी स्पीड कितना होना चाहिए, एट एनी रैंडम टाइम, सपोज ओमेगा है और ये v है, तो इसका स्पीड है ओमेगा आर। दिस इज द पॉइंट ऑन पुली ए एंड बी इज द पॉइंट ऑन रोप। तो ए का स्पीड कितना है ओमेगा आर, बी का स्पीड है v। अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो ए और बी का स्पीड तो सेम होना चाहिए, ए और बी का स्पीड तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ओमेगा आर शुड बी v, या फिर आप बोल लो दोनों से डिफरेंशिएट करके ए इक्वल्स टू अल्फा आर होना चाहिए, ए इक्वल्स टू अल्फा आर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर दूसरा सिनारियो मैं बनाऊं जिसमें मैं कहूं आपको ये पुली है और ये वही सिनारियो है, पर ये अल्फा से घूम रहा है, ये नीचे से जा रहा है ए, और सपोज ये गिर रहा है नीचे, मतलब ये कनेक्टेड है किसी ऐसे चीज से जो खुद नीचे आ रहा है ए डैश से, सपोज। क्लियर है आपको, बहुत ही ध्यान से सुनना। पुली खुद नीचे आ रहा है ए डैश से, पुली खुद नीचे आ रहा है ए डैश से और घूम भी रहा है, घूमते घूमते नीचे आ रहा है ऐसे, और साथ ही साथ ये फिसल रहा है नीचे। अब अगर मैं आपको कहूं देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, आप ही से करवाऊंगा, बस कंसेप्ट सुन लो। क्वेश्चन लिखना आप ही को है, कंसेप्ट फिर से समझ लें एक बार। स्लिपिंग के लिए वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन एट ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एट बी, दोनों साइड का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ये कहां से लिखा गया है, दोनों का एक्सेलरेशन, फिर से बार बार बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये मैं यहां नहीं लिख रहा, पर आपको ये मेंशन कर दे रहा हूं कि ऑल द अबव एक्सेलरेशंस आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबका सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि किसी के रेस्पेक्ट में दिया, बिल्कुल नहीं। हम जब ग्राउंड से देख रहे हैं तो हम कैसे दिखाई पड़ रहा है कि पुली गिर रहा है ए डैश से, घूम रहा है अल्फा से, और ब्लॉक गिर रहा है ए से, किसके रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सिंपल। तो सारा का सारा एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी होना चाहिए, तो ए शुड बी इक्वल टू ए बी। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट, बी है एक्सेलरेशन ऑफ पुली एट दिस पॉइंट, सेम होना चाहिए। अब आप खुद से लिखिए, खुद से लिखिए क्या इक्वेशन लिखेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, चलो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं ताकि आपको थोड़ा मोड़ा क्लिक करे कि लिखना क्या है। पहला इक्वेशन
दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। इसमें से कौन सा इक्वेशन वैलिड है, ताकि इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, ये भी ध्यान रखना। ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लिखने का है, ठीक है। एक बार ये ट्राई करो आप। मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं, देखो यहां पे आने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं। देखो मान लो कि ये एक बॉडी चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए और घूम रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। सपोज कि वो चल भी रहा है आगे ए से और चलते चलते घूम रहा है, ऐसे चलते चलते घूम भी रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक बार क्या करते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स को सिर्फ मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन दिया है एसी, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है एसी। तो ये जो घूम भी रहा है और जो चल भी रहा है उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं कि एक बार सिर्फ प्लेन चला लो ऐसे करके और एक बार सिर्फ ऐसे करके गोल गोल घुमा लो। दो पार्ट में अलग अलग तोड़ के समझते हैं। एक बार सिर्फ चला रहे हैं और दूसरे बार क्या कर रहे हैं, देख सिर्फ अल्फा से घुमा दो। दिस इज ओनली ट्रांसलेशनल, दिस इज ओनली रोटेशनल या सर्कुलर, जो हमने सर्कुलर में पढ़ा है। सर्कुलर में ऐसे ही रहता था ना, सिर्फ गोल गोल घूमता था, उस टाइप से, ओके। अब अगर ध्यान से समझो, यहां पर ये जो डिस्क है वो ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिस्क ऐसे करके चल रहा है, ऐसे ऐसे करके डिस्क मूव कर रहा है। तो जो डिस्क है इतना बड़ा, इसका सेंटर का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ऐसे करके चल रहा है। तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कितना होगा भाई, 2 ही होगा। साथ ही साथ तो चल रहा है, रिजिड बॉडी है ना, घूम तो नहीं रहा। आप समझ पा रहे हैं ना। सपोज मेरा हाथ है, ये हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन तो हर एक फिंगर का एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे करके मूव कर रहा हूं इसको, सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही आना है, रिजिड बॉडी है और ऐसे और सिर्फ ट्रांसलेशनली चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए। अच्छा अब क्या करते हैं, सिर्फ अगर घुमाएं ऐसे करके, सिर्फ अगर हम घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा उस पॉइंट का, अल्फा आर। सर्कुलर में पढ़े ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, ये डायरेक्शन में कितना होगा, अल्फा इंटू आर। अरे ए टी इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है ना, वही लिखा मैं, अल्फा आर, ठीक है। पर ये टी इक्वल टू अल्फा इंटू आर कब देख पा रहे हैं हम, जब यहां पर बैठे हो। जब हम वहां पर जाके बैठ जाए तो मेरे को दिखा कि मेरे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा इंटू आर, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है ये, ठीक है। पर सेंटर तो खुद ही चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एसी। अब इसको हटा दो समझने के लिए था वो। अब अगर सेंटर खुद ही चलेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एसी, तो इसका नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लस दिस। अरे चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है सिर्फ घूमता तो ऐसा दिखता, पर साथ साथ चल भी तो रहा है, तो ऊपर वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। तो सिर्फ चलता तो ए होता, घूमता तो अल्फा आर होता, पर चल भी रहा है और घूम भी रहा है। और अल्फा टेंजेंशियल का भी एक्सेलरेशन इसी तरफ है और सेंटर ऑफ मास का भी, मतलब ऐसे करके ट्रांसलेशनली भी ऐसी है, दोनों एक ही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी ये आ गया। ये समझ में आया ढंग से, ओके। सपोज मैं आपको कहूं कि ये तो पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी है, चलो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा क्यू का, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। ये भी ये सारा का सारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया हुआ है आपको। ऑफ कोर्स ये अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर दिया होगा। ए क्यू बताना है आपको क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। तो क्या करते हैं, देख चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ऐसे करके घूमते घूमते चल रहा है। हम क्या करते हैं, एक बार सिर्फ चलाते हैं और एक बार सिर्फ घुमाते हैं, ओके। अगर हम सिर्फ चला लें तो क्यू का एक्सेलरेशन क्या आएगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन विल बी एसी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, सारा का सारा पॉइंट का एक्सेलरेशन एसी ही रहेगा। और जब घुमा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है क्यू, इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, पीछे की तरफ, कितना, अल्फा आर। तो इसका और इसका आपको वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप सपोज यहां चढ़ के बैठ जाओ,
सपोज मैं यहाँ पे चढ़ के बैठ गया, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं तो चल रहा हूं आगे ए से, पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो पीछे की तरफ जा रहा है अल्फा आर से टेंजेंशियली, लीनियर ही है, बिल्कुल ऑपोजिट है एसी के। तो नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका कितना होगा? एसी जो आगे जा रहा है माइनस अल्फा आर, ये वेक्टर वेक्टर हटाओ, भावनाओं को समझो। ए क्यू क्या है, आगे की तरफ कितना जाएगा, जितना एसी है माइनस अल्फा आर। ये समझ में आया? अरे सिंपल है, कोई दिक्कत, ऐसा कुछ बहुत बड़ा खास बात नहीं, बेसिक रिलेटिव मोशन ही है वो, बेसिक रिलेटिव मोशन ही टाइप का है कि मान लो आप ट्रेन में हैं, ट्रेन मूव कर रहा है अगर 10 मीटर पर सेकंड से, और उसके अंदर एक आदमी है जो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी का स्पीड कितना होगा? आदमी ट्रेन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इन ट्रेन, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी कितना दिखेगा? 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हुए दिखा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो उसका स्पीड थोड़ी 2 मीटर पर सेकंड दिखेगा, क्योंकि वो जिस कंपार्टमेंट में वही मूव कर रहा है 10 से, तो वो तो और स्पीड से मूव कर लेगा 12 से। और अगर ये आदमी पीछे की तरफ भागे, पीछे की तरफ अगर भागे सपोज 4 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका नेट स्पीड कितना है? 10 माइनस 4 दैट इज प्लस 6 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जा रहा है 10 से, वो पीछे 4 से आ रहा है, तो नेट इट ही विल मूव अहेड विद 6 मीटर पर सेकंड। सेम कॉन्सेप्ट हियर, इसका सिर्फ चल रहा है तो ऊपर वाले का ए है, और घूम भी रहा है, मतलब ये अगर मैं सेंटर पे चढ़ के बैठ जाऊं तो मेरे को दिखेगा ऊपर वाला अल्फा आर से जा रहा है, पर ये तो खुद मूव कर रहा है एटी से, तो नेट कितना है? एटी प्लस अल्फा आर, मतलब एसी प्लस अल्फा आर। और अगर इसी पे बैठ जाऊं तो इसको दिखाई पड़ेगा कि ये अल्फा आर से पीछे आ रहा है, पर ये खुद तो जा रहा है आगे एसी से, तो इसलिए इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा ये पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? एसी माइनस अल्फा आर, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो ये इस क्वेश्चन में आपको ऐसा 2-3 क्वेश्चन दूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा और बैठ जाए, सेट हो जाए, क्योंकि रोटेशन में ये काफी काम आता है। क्वेश्चन क्या देंगे हम, क्वेश्चन करते करते ही सीख भी लेंगे। देखो अब यहां पे खुद बताओ ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? देख ये तो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसका एक्सेलरेशन ए, तो इसका ए, इसका ए, इसका ए, हर एक पॉइंट का ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया? ए। एक्सेलरेशन ऑफ ये वाला पॉइंट कितना होगा? देखो ये जो पुली है वो नीचे आ रहा है कितने से? ए डैश से, और घूम भी रहा है अल्फा से, तो ये जो पॉइंट है उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर सेंटर पे बैठ के देखे तो अल्फा आर, पर सेंटर खुद ही नीचे आ रहा है बेटा ए डैश से, तो नेट एक्सेलरेशन इज अल्फा आर प्लस ए डैश, सिंपल। अरे चल भी रहा है और घूम भी रहा है यार, तो ये पॉइंट तो नीचे भी आ रहा है ना और घूम भी रहा है, तो दोनों का एडिशन होगा अल्फा आर प्लस ए डैश। तो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? ए इक्वल टू ए डैश प्लस अल्फा आर, ए इक्वल टू ए डैश प्लस अल्फा आर, दिस वन। ठीक है, चलो ये पूरा कहानी क्लियर है। मैं ऐसा एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं, देखो ट्राई करो ढंग से, ये फिक्स है यहां पे, और सपोज मैं आपको कहता हूं ये इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, चलो रिलेशन बता दो क्या होगा? ए और अल्फा में रिलेशन बताना है। दूसरा है, इसको मैं एक लिफ्ट में लगा दिया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए डैश से और ऐसा करके है, और ये नीचे आ रहा है ए से और घूम रहा है अल्फा से, और ले लेते हैं, चलो पूरा फुल प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये पुली है, ऐसे है, ये नीचे आ रहा है ए डैश से और ये गिर रहा है ए से और ये घूम रहा है अल्फा से। नो स्लिपिंग कंडीशन है, नो स्लिपिंग, सो इसका इक्वेशन लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, मैं सच बता रहा हूं, you can ask direct question also. For no slipping what is the relation between a and alpha? For no slipping what is the condition between a alpha and a dash? रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। ये जो स्ट्रिंग है, सबसे पहले आप मेंटली फिक्स रखो कि स्लिपिंग नहीं हो रहा। स्लिपिंग नहीं हो रहा मतलब इस पॉइंट का स्पीड और पुली पे जो ये पॉइंट है बगल वाला उसका स्पीड सेम होना चाहिए, इतना तो समझ में आता है क्लियरली। अब स्ट्रिंग पे ये जो पॉइंट है इसका स्पीड कितना है? 0। अरे स्ट्रिंग तो चल ही नहीं रहा, इस पॉइंट का स्पीड 0, इसका स्पीड 0, इसका स्पीड 0, सारे पॉइंट का स्पीड 0। और जो ये पॉइंट है विद इन द पुली, इसका स्पीड को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन भी आ जाता है, तो मैं एक्सेलरेशन के टर्म्स में बता रहा हूं। इसका एक्सेलरेशन 0 और बी विच इज देयर इनसाइड पुली, जस्ट इनसाइड पुली, उसका एक्सेलरेशन कितना है देख,
नीचे की तरफ कितने से जा रहा है, ए से। नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ लो तो ए नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ कितना है, घूम तो ऐसे रहा है ना, तो इस पॉइंट का ऊपर की तरफ आएगा टेंजेंशियल अल्फा आर। समझ में आ रहा है, ऐसे करके घूम रहा है तो इस पॉइंट पे कितना अल्फा आर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ए, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, ए माइनस अल्फा आर, पर दिस शुड बी इक्वल, देयरफॉर ए इक्वल्स टू अल्फा आर। जो पहले किया वही है, यहाँ पे सिचुएशन घुमा दिया है बस, ठीक है। ये वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे कैसे करके लिखेंगे, आप खुद से लिख सकते हो इस बार अगर ये समझ में आ गया है तो। आप स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन लिखो ग्राउंड के फ्रेम में क्या है, और पुली का वो जो पॉइंट है वो उसका देखो एक्सेलरेशन कितना है, पुली का एक्सेलरेशन देखो कितना है ग्राउंड के फ्रेम में, दोनों को इक्वल कर देना है बस। तो अगर आप ध्यान से देखें ग्राउंड के फ्रेम में ये जो लगा हुआ है स्ट्रिंग ग्राउंड के फ्रेम में, ये भी ए ग्राउंड के फ्रेम में ही दिया है, सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में है। अल्फा का ग्राउंड फ्रेम में देने का कोई लिंक नहीं है, अल्फा घूम रहा है बस, आपको दिख रहा है ऐसे करके अल्फा घूम रहा है, दैट्स इट। तो अपना जो स्ट्रिंग है उसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना, ए डैश, एंड दिस मस्ट बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक। अब इस पॉइंट का ग्राउंड फ्रेम में क्या दिखेगा मेरे को एक्सेलरेशन, पुली ग्राउंड फ्रेम में ए से आ रहा है नीचे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, इसको मैं यहां बनाता हूं देखो, तो वहां गलती हो जाएगा, एक छोटा सा चीज ध्यान देना आप, वहां गलती हो जाएगा, एक छोटा सी चीज आपको ध्यान में देना है। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखना बस, साइंस का वहां गड़बड़ हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं देखो, एक बार ढंग से देख लो। ये जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है कितने से, ए डैश से, राइट, ओके। अब ये जो पॉइंट है जस्ट इनसाइड द पुली, इसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो, ये जो पॉइंट है जस्ट इनसाइड द पुली, ध्यान समझो, इसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए कि स्लिपिंग ना हो रहे, ऊपर के तरफ, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ कितना है, ए डैश, तो विद इन द पुली का भी एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ नेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, और वो कितना होगा, तो ऊपर वाला का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है, तो घूम रहा है अल्फा से और नीचे आ रहा है ए से, तो ऊपर के तरफ मतलब लिखेंगे ए डैश इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पुली का ये पार्ट का एक्सेलरेशन, ऊपर के तरफ कितना से जा रहा है, अल्फा आर से माइनस ए। इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है रे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही है ना, ये वाला। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ए डैश इक्वल्स टू ए माइनस अल्फा आर मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से। आपको साइंस का ध्यान रखना है, ए डैश इक्वल टू अल्फा आर माइनस ए होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले जो एक्सेलरेशन है उनको पॉजिटिव लेना है, इसीलिए अल्फा आर माइनस ए लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आपका एक तो 4-5 इक्वेशन लिखेंगे, अगर एक भी साइन गड़बड़ हो गया सब गलती हो जाएगा। इसलिए ध्यान से, कंसेप्चुअल पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस का ध्यान रखना। यहाँ पे देखो फटाक से, ये पॉइंट नीचे जा रहा है ए डैश से, स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है ये ए डैश से नीचे जा रहा है, तो उसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, ए डैश इक्वल्स टू, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन, पुली पे जो पॉइंट है इनसाइड उसका एक्सेलरेशन कितना है नेट, नीचे की तरफ ए, ऊपर की तरफ अल्फा आर, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसका इक्वेशन लिखेंगे ए माइनस आर अल्फा। सिंपल, पूरा कहानी, कंस्ट्रेंट टाइप का ही ये बात, कंस्ट्रेंट टाइप का ही ये बात है, पर ध्यान रखना इसमें रोटेशनल का, ठीक है। चलिए वापस हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, इस पे पूरा हो गया अपना जो भी कराना था। अब ये जो करा दिया, इससे सारा का सारा जो भी नो स्लिपिंग का कंडीशन आएगा वो आप कर सकते हैं। इतना जो थ्योरी है दैट इज सफिशिएंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर राइटिंग द इक्वेशन फॉर नो स्लिपिंग, ठीक है। कुछ और इक्वेशन, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो फटाफट। बेसिकली आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। चलो फिर से यहाँ पे ऊपर में अपना वही ऐसे करके है, यहाँ भी फ्रिक्शन, यहाँ भी फ्रिक्शन, आपको सॉल्व करना है। इसका वैल्यू सपोज 0.1, 0.2, 2 kg, यहाँ पे 4 kg, उसका मास 2 kg, रेडियस 1 मीटर, सिलेंडर है, डिस्क है, जो भी है। आपको फिर से सारा इक्वेशंस लिखना है, T1, T2, A, अल्फा आर। अब आपको सॉल्व नहीं करना है ये वाला, इसमें बस इक्वेशंस लिख लो, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट राइट डाउन द इक्वेशंस, just write down the equations here, that is sufficient। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा करके है, इसका चलो मास m, रेडियस r, इट इज अ सिलेंडर, और यहां से ऐसे करके रिलीज्ड, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हेयर,
फाइंड ए अल्फा एंड टी। चलो फटाक से बस इक्वेशन लिखना है, पर इसका पूरा सॉल्व करना है। इसका आप सारा इक्वेशन लिखो और सॉल्व भी खुद से करो। सब कुछ दे दिया, ठीक। चलो यहाँ पे इक्वेशन सबसे पहले ये फिसलेगा क्या, पहले तो वही चेक करना पड़ेगा अपने को, फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा। देख इधर कितना अच्छा एंगल ही नहीं दिया, 37 डिग्री 53 डिग्री, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो फिर देखना, सबसे पहले फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा वो देखना है। तो 4 kg का अगर हम बात करें, 4 kg का बात करें तो इधर कितना लग रहा है 40 sin 53, 40 sin 53, 5 8 32, ठीक है। इस तरफ 32 लग रहा है। 2 kg का अगर हम बात करते हैं तो इस तरफ कितना लग रहा है 20 sin 37, 20 into 3/5 दैट इज 12 न्यूटन्स, ओके। और इधर लग रहा है 32। अच्छा, अगर रेस्ट पे रहना है इस सिस्टम को तो हम मानते हैं कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है, छोटा वाला है ना, ये छोटा है तो इसका ये टेंशन छोटा है, तो यहाँ पे इमेजिन करेंगे 12 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे टेंशन, तो ये रेस्ट पे रह जाएगा। 12 न्यूटन अगर लगेगा तो डेफिनेटली वो रेस्ट पे रह ही सकता है, ओके। और यहाँ पे लग रहा है 32 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है देख, म्यू mg cos थीटा बोले तो 3/5, 5 8 24 बोले तो 2.4 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एम जी cos 37, 4/5, 5 4 4 4 16, 16 2 32, 3.2 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन हेयर, ओके। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे इतना है। अगर आपको याद हो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको फ्रिक्शन में कराया था, मूव करेगा कि नहीं पता करने के लिए क्या करते थे, ऐसे करके आप इमेजिन कर लो सिचुएशन को, यहाँ पे अलग फ्रिक्शन है, यहाँ पे अलग फ्रिक्शन, फटाक से करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितना फोर्स कितना लग रहा है, ये वाला 4 का यहाँ पे कितना था 32, और यहाँ से कितना लग रहा है 12, यहाँ पे लग रहा है 12। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू आया है 2.4 और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू आया है कितना 3.2, ओके। तो सिस्टम मूव करेगा कि नहीं वो तो हम यहीं से डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, राइट। सब कुछ निकाल लिया ना, तो सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है उधर 20, नेट फोर्स लग रहा है उधर 20, और मैक्सिमम अपोजिशन कितना है ध्यान से देखो, मैक्सिमम अपोजिशन तो है ही नहीं कुछ, मैक्सिमम अपोजिशन तो 5.6, मैक्स अपोजिशन एफ का जो अपोजिशन है वो कितना है 5.6, तो सिस्टम रेस्ट पे नहीं रह सकता। सिस्टम रेस्ट पे 100% गारंटी हो गया कि नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने फ्रिक्शन में, आप याद करना, जहाँ पे अलग अलग फ्रिक्शंस था और बताना था कितना टेंशन होता है, कितना फ्रिक्शन लगता है, वो सब वैसा क्वेश्चन कराया था। खैर हमको यहाँ पूरा उसका एप्लीकेशन नहीं सीखना है, हमको यहाँ बस ये सीखना है, पर आप यहाँ से रिविजिट मार लेना, वो वाला कॉन्सेप्ट कवर ना भूल जाएंगे। हमको यहाँ से बस ये देखना था कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं, तो हम श्योर हो गए सिस्टम मूव करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक बार जब श्योरिटी आ गया कि सिस्टम मूव करेगा तो हम फटाक से क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो इक्वेशन फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम टेंशन T1, क्योंकि ये नीचे जाएगा, यहाँ पे टेंशन T1 T2 T2, पहला इक्वेशन इधर कितना था 32 था, 32 माइनस T1 माइनस, अरे रे रे मिटा दिया मैं, खैर मैं डायरेक्ट आपको ये लिख दे रहा हूं, देखो mg साइन थीटा माइनस T1 माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पूरा लिख दे रहा हूं मैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 माइनस mg साइन थीटा माइनस, उधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा, इधर ही mg साइन थीटा भी लगेगा, फ्रिक्शन भी उधर ही लगेगा, इधर उल्टा था, ठीक। माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और तो कुछ नहीं लग रहा ना, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये दो इक्वेशन आ गया। अच्छा तीन वेरिएबल है, एक और टॉर्क का, टॉर्क का क्या इक्वेशन लिख ले हम लोग, देख इधर मूव कर रहा है तो घूमेगा ऐसे, तो T1 का टॉर्क T1 आर का वैल्यू दिया है क्या 1, माइनस T2, T1 का टॉर्क कैसे है, T2 का टॉर्क कैसे है, इसलिए माइनस T2, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, आई क्या होगा mr²/2, सिलेंडर है इसीलिए, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट आई भी निकाल रहा हूं, ये भी ध्यान देना। टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा है a/r, उस केस में फिर से a/r ही आएगा। अरे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है ना, और सर्कल पे बैठ के देखे तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल होगा अल्फा r, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो टॉर्क इंटू अल्फा
टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, अल्फा के बदले क्या लिख दें, ए बाई आर, और आर का वैल्यू 1 है शायद, 1 है, तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ए। अच्छा इक्वेशन आया, सॉल्व कर लेना, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फाइंड ए अल्फा एंड टी, ओके, ये फटाक से कर लेते हैं। देखो ये नीचे करके आएगा, एक्सेलरेशन होगा इसका नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ सपोज टेंशन t। पहला ट्रांसलेशनल mg माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क का इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क बचा, कैसे घुमाएगा, ऐसे पॉजिटिव ले लेते हैं, एक ही टॉर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क इक्वल्स टू आई, सिलेंडर है तो स्फीयर ले लें, जो भी सिलेंडर ही ले लेते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, अल्फा कितना, फिर से ए बाई आर, अभी जस्ट सिखाया था, ये वाला क्वेश्चन कराया था, ए इक्वल्स टू आर अल्फा होगा। इसका एक्सेलरेशन 0, पर सिलेंडर पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ कितना है, ए माइनस आर अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर। टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा हो गया। सारा इक्वेशन आ गया क्या? दो ही वेरिएबल है, टी और ए, हाँ दो ही तो वेरिएबल है, तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कट गया, टी इक्वल्स टू आया एम ए बाई टू, एम ए बाई टू पुट कर दो 3 एम ए बाई टू, एम जी इक्वल्स टू 3 एम ए बाई टू, ये और ये कट गया, ए का वैल्यू 2g बाई 3। ठीक है, समझ में आया? ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको बस इक्वेशन लिखना है, सॉल्व करना है ढंग से। इक्वेशन में भी बार बार वही रिपीटेटिव आएंगे कि आपको एनएलएम का लिखना है, फिर आपको रोटेशनल का लिखना है। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, चलो हटो, वरना परेशान हो जाएंगे आप लोग। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराना जरूरी है। बेलन देखा है तुम लोग, बेलन जिसे रोटी बेलते हैं, रोटी बेलते हैं तो वो ऐसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यहां से मान लो मास 2 kg लटका लिए, ऐसा करके है, और यहां से 4 kg है, ठीक है, ऐसा करके है। इसका ये कौन सा व्यू है, ये भी तो साइड व्यू, इसको फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। साइड व्यू देखो, साइड व्यू कैसा दिखेगा आपको, इसका साइड व्यू ऐसा दिखेगा, साइड व्यू ऐसा दिखेगा, राइट। ओके, छोटे वाले पे 2 kg टंगा हुआ है, ध्यान से देखना, छोटे वाले पे 2 kg, और जो बड़ा वाला जो एक्सल है उस पे 4 kg इज हैंगिंग, 4 kg इज लाइक दिस। ऑफ कोर्स थोड़ा सर्कल ज्यादा बड़ा बन गया, भावनाओं को समझो, इधर बना दे रहा हूं, देखो छोटे वाले पे 2 kg इज हैंगिंग, और इस पे 4 kg इज हैंगिंग, 4 kg इज हैंगिंग। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम डेटा, सपोज this you can take 1 meter and this you can take 2 meter. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं दे रहा हूं आपको 2 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं दे रहा हूं अलग से, आपको टेंशन नहीं लेना उसका, ठीक है। नाउ फाइंड अल्फा एंड टेंशंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, सब कुछ निकालना है आपको। बस इक्वेशन सही से लिख लो, बस उसके बाद चेक कर लो, आप एक बार इक्वेशंस लिख लो, चेक कर लो, फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि दिस इज हैविंग फ्रिक्शन, मतलब ये जो बेलन है इसको क्या बोले पता नहीं, सिस्टम हैज फ्रिक्शन एंड देयर इज नो स्लिपिंग, बिटवीन दिस सिस्टम एंड द रोप्स, ठीक है। चलो फटाफट इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे अब चूंकि फ्रिक्शन है तो दोनों साइड टेंशन तो डिफरेंट रहेगा, ठीक। तो यहाँ T1 और यहाँ T1, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T2, ठीक है। चलो तो पहला इसका इक्वेशन लिखते हैं, हम इमेजिन करते हैं नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, 40 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू, अच्छा एक बात बोलो, इसका हम मानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा मान लें
तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? ये दोनों का एक्सेलरेशन, आंसर है दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो ये तो अल्फा से रोटेट कर रहा है ना, ये अल्फा दिया हुआ है आपको, ये जो बेलन है वो तो एक ही एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा अल्फा, ऐसे करके सपोज अल्फा से घूम रहा है, तो ये पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना है, अल्फा इंटू आर। ये सर्कल तो बड़ा है, ये बड़ा सर्कल है, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा रे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर, और आर कितना है, बड़ा वाला रेडियस है 2। इस पॉइंट का टेंजेंशियल है अल्फा इंटू 2 फॉर नो स्लिपिंग, तो इसका भी एक्सेलरेशन यही होना चाहिए 2 अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर बात करें हम, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, अगेन टेंजेंशियल ऊपर की तरफ है क्योंकि ऐसे अल्फा घूम रहा है, तो दिस इज गोइंग अप, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ with an acceleration which is equal to the tangential acceleration at this point. What is tangential acceleration at this point? R into alpha. What is R1 and alpha is alpha. So 1 into alpha is the acceleration of this point. तो ये ऊपर जाएगा कितने से, 1 into alpha से, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन है 2 अल्फा। डायरेक्टली लिख दो आप, वरना इक्वेशन बढ़ जाएगा बहुत। ट्राई टू राइट स्मार्टली इन सच अ वे दैट इक्वेशंस आर लेस, वरना इतना क्लमजी लगेगा, वो 6-7 इक्वेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको 2 अल्फा, और ये ऊपर कितने से जा रहा है, सिर्फ अल्फा से, 1 into अल्फा बेसिकली, दैट इज अल्फा, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ये अल्फा से घूम रहा है। अभी इक्वेशन थोड़ा कम होगा। पहला इक्वेशन इसका हम लिख लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना लिखते हैं, 2 अल्फा, ठीक। इसके लिए क्या लिख दें, ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस 20 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। टॉर्क का एक इक्वेशन लिख लेते हैं तो खेला खत्म हो जाएगा। टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा बोलो? इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, ऑफ कोर्स ये लटकाया हुआ है कहीं से, ऊपर से इसको ऐसे करके लटकाए हैं हम, हैंगिंग है, ठीक है। Somehow or the other it is supported, you do not have to worry about it, it's supported at this point. So if I write the torque about this point, then these forces will be zero and its mg will also be zero, क्योंकि वो तो उसका जो टॉर्क है वो इसी पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है, so therefore we will not have to take its torque into consideration. I am supposed to write torque equals to I alpha. So what is the net torque? T1 का टॉर्क अल्फा ऐसे करके है, तो T1 का टॉर्क इज पॉजिटिव। What is the torque of T1? T1 into this distance, that is T1 into 2 माइनस T2। क्यों माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि T2 ऐसे घुमा रहा है, T1 ऐसे घुमा रहा था, उसका पॉजिटिव लिए कन्वेंशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज लाइक दिस, सो T1 into 2 एंड इसका माइनस T2 into 1, दिस द नेट टॉर्क इक्वल्स टू I कितना है, I into अल्फा। अल्फा कितना है दिया हुआ है, अल्फा को अल्फा पकड़ लो, 2T1 minus T2 इक्वल्स टू 2 अल्फा। आई होप 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं आप। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, सॉल्व कर सकते हैं आराम से इसको। तो एसेंशियल थिंग जो आपको सिखाना चाह रहा था वो क्या सिखाना, अभी सॉल्व कर लेना और इसके बाद सुनना। आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या सीखा, हाउ टू राइट इक्वेशंस, और क्वेश्चन आपको ढंग से देखना है और समझना है कि क्या एक्सेलरेशन होगा, अलग हो सकता है। बहुत ही एसेंशियल ये कॉन्सेप्ट है कि इसका और इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, क्योंकि हमको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है, अल्फा तो सेम है बॉडी का, पर r अलग अलग है, therefore tangential acceleration will be different. Small application of a concept which we had studied previously. So basically what we learned today is how to write equations. Now writing equations is extremely important, आपको आना चाहिए। तो पूरा लेक्चर में जितना भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने बेसिकली क्या सीखा, how to write the equations combining translational with rotational. That is what basically we have learned. Second thing, you must have an aptitude for aptitude मतलब quick, you must have a habit of now quick equation solving. ये आपका अब रहना चाहिए, थोड़ा फास्ट इक्वेशन सॉल्व करने का। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आपको इक्वेशन घसना पड़े, पर अगर घसना पड़े तो फास्ट होना चाहिए। एंड चूज वेरिएबल्स इन सच अ वे कि अगर इक्वेशन छोटा पड़े तो अच्छा है, वरना इक्वेशन इतना लंबा लंबा हो जाएगा तो सॉल्व करने में देख के सो जाएंगे आप। तो थोड़ा स्मार्टली इसको ट्राई टू मिनिमाइज द इक्वेशंस बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल्स, एंड दैट विल कम बाय प्रैक्टिस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो आई होप समझ में आया है आपको लेक्चर। धीरे धीरे विद मोर प्रैक्टिस सब कुछ क्लैरिटी आएगा। एंड आप मेरे को आई नो दिस, ये भी क्लैरिटी हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।